सेवा क्षेत्र जानते हैं। सेवा क्षेत्र का सिंहावलोकन मतलब ओवरव्यू ऑफ द सर्विस सेक्टर। भारत के सकल मूल्य वर्धित यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए में हिस्सा। कुल जीवीए और जीवीए वृद्धि में इसका अंश लगभग 55% है। संवृद्धि में नरमी। वर्ष दर वर्ष सेवा क्षेत्र की संवृद्धि दर नरमी गिरावट की ओर संकेत करते हैं तथा यह वृद्धि दर वर्ष 2018-19 की 7.5% से घटकर वर्ष 2019-20 में 6.9% तक पहुंच गई है। क्षेत्रवार समृद्धि। वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं, व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार तथा प्रसारण सेवाओं की वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। बैंक ऋण में गिरावट। सेवा क्षेत्र को प्रदत्त बैंक ऋण वृद्धि में निरंतर कमी दर्ज की गई है तथा यह नवंबर 2018 के 28.1% से घटकर नवंबर 2019 में 4.8% हो गई है। विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा। इंडिया इज वर्ल्ड कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट। सेवाओं के वैज्ञानिक हिस्सेदारी में वर्ष जहां 2015-11 के दौरान वाणिज्य सेवा के निर्यात की तुलना में वस्तु निर्यात तेजी से बढ़ा, वहीं 2012-18 के दौरान वस्तु निर्यात की तुलना में वाणिज्य सेवाओं के निर्यात ने बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत द्वारा पंजीकरण परिणाम स्वरूप विश्व के वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी विगत एक दशक में तेजी से बढ़कर वर्ष 2018 में 3.5% तक पहुंच गई, जो विश्व में इसके व्यापारिक निर्यात 1.7% का दोगुना है। भारत का विश्व के सबसे बड़े वाणिज्यिक सेवा निर्यातकों में आठवां स्थान है। सकल राज्य मूल्य वर्धित में योगदान। कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का अंश 50% से अधिक है। चंडीगढ़ और दिल्ली के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 80% से अधिक है, जबकि 26.5% अंश के साथ सिक्किम का हिस्सा सबसे कम है। सकल एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में वृद्धि। सकल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह में अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान लगभग 33% की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप यह 17.58 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। यह इस अवधि के दौरान भारत में सकल एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का लगभग 2/3 है। सेवा व्यापार और निर्यात समझते हैं। इसमें सेवा निर्यात में वृद्धि जारी है और समृद्धि संरचना। सॉफ्टवेयर निर्यात का प्रभुत्व और सॉफ्टवेयर क्षेत्र के समक्ष विद्यमान मुद्दे बताए गए हैं। तो पहला जानते हैं सेवा निर्यात में वृद्धि जारी। तो सेवा निर्यात की वृद्धि दर 6.4% थी। विगत वर्ष 2018-19 के 6.6% के लगभग बराबर है। और नेक्स्ट है समृद्धि संरचना। यात्रा, सॉफ्टवेयर, व्यवसाय और वित्तीय सेवाओं के निर्यात में वृद्धि ने बीमा एवं अन्य सेवाओं के निर्यात की वृद्धि में हुई कमी की प्रतिपूर्ति की है। सॉफ्टवेयर निर्यात का प्रभुत्व जानते हैं। भारत ने सेवाओं के कुल निर्यात में लगभग 40% हिस्सा सॉफ्टवेयर सेवाओं का रहा है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र के समक्ष विद्यमान मुद्दे विनिमय दर में परिवर्तन, वैश्विक आईटी व्यय, संयुक्त राज्य अमेरिका के कठोर
कठोर वीजा मानदंड और निर्यात गंतव्यों में स्थानीय रोजगार में हुई वृद्धि के कारण बढ़ते लागत दबाव जैसी समस्याओं का सॉफ्टवेयर क्षेत्र को सामना करना पड़ रहा है। सेवा व्यापार आयात सेवा आयात समृद्धि में वृद्धि विगत वर्ष 2018-19 के 7.3% की तुलना में इस वर्ष सेवा आयात की वृद्धि दर 7.9% थी। समृद्धि संरचना परिवहन सॉफ्टवेयर संचार और व्यावसायिक सेवाओं के आयात में वृद्धि ने वित्तीय एवं बीमा सेवाओं के आयात में कमी और यात्रा सेवाओं के आयात में गिरावट स्लोडाउन की प्रतिपूर्ति की है। उच्च शैक्षिक आयात भारत में शिक्षा सेवा क्षेत्र के तहत किए जाने वाले शिक्षा आयात में निरंतर व्यापार घाटा विद्यमान रहा है। ज्ञातव्य है कि यह वर्ष 2018-19 में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। निवल निर्यात और भावी परिदृश्य निवल निर्यात में वृद्धि सेवाओं का निवल निर्यात अप्रैल-सितंबर 2018 के 38.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान 40.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर 4.1% की वृद्धि पहुंच गया था। वर्ष 2020 में संभावित वृद्धि वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में कमी के पश्चात वर्ष 2020 में पुनः इसके बेहतर होने का अनुमान है। संभावित चुनौतियां वैश्विक अनिश्चितता संरक्षणवाद और कठोर प्रवासन नियम आने वाले समय में भारत के सेवा व्यापार को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण कारक होंगे। वित्तीय सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपतटीय निधि प्रबंधन उद्योग का विकास करना। वर्तमान स्थिति भारत के वित्तीय सेवाओं को प्राप्त होने वाले अधिकांश विदेशी पूंजी अंतर्वाह वैश्विक वित्तीय केंद्रों से आती है। परिणामस्वरूप कुछ सेवा निर्यात में वित्तीय सेवाओं के निर्यात की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 से घटकर 2.3% तक पहुंच गई थी। अपतटीय ऑफशोर निधियों की परिसंपत्ति प्रबंधन गतिविधि परिसंपत्ति प्रबंधन को संभवतः ऑन शोर पर लाया जा सकता है। ये ऑफ शोर निधियां कर और विनियामक अनुकूल क्षेत्राधिकारों यथा सिंगापुर, लक्जमबर्ग आदि में अवस्थित है। ये ऑफशोर निवेशकों से निवेश एकत्रित करती है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई, प्राइवेट इक्विटी ईपीई या फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एफवीसीआई मार्ग से भारत में निवेश करती है। इसे ऑन शोर पर लाने के लाभ एसेट मैनेजर्स राउंड टेबल ऑफ इंडिया AMRI के अनुमानों के अनुसार कुल परिसंपत्ति में लगभग 217 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वर्ष 2020 तक भारत में ऑन शोर होने की संभावना है। यह उच्च कुशल वित्त पेशेवरों के लिए रोजगार उत्पन्न कर सकता है। ऑफशोर सेवाओं के प्रबंधन के लिए निधि प्रबंधकों द्वारा प्राप्त प्रबंधन शुल्क वित्तीय सेवाओं के निर्यात के रूप में होगा। विद्यमान चुनौती वर्तमान में
इन ऑफशोर निधियों की निधि प्रबंधन गतिविधियां अब तटीय क्षेत्राधिकार में अवस्थित है, क्योंकि भारत में उनकी उपस्थिति ऑफशोर निधि से प्राप्त लाभ के लिए कर निहितार्थ उत्पन्न करेगी। जानते हैं सेफ हार्बर आयकर अधिनियम की धारा 9A। उपर्युक्त चुनौती का समाधान करने हेतु सरकार ने सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान लागू किया है, जिसके तहत कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करने पर अपतटीय निधि को कर उद्देश्यों के लिए निवासी नहीं माना जाएगा, लेकिन अधिकांश अपतटीय निधियां कठोर पात्रता शर्तों के कारण इसका उपयोग करने में असमर्थ थी। आगे की राह वाणिज्य मंत्रालय के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह की एक रिपोर्ट में अपनी निधि प्रबंधन गतिविधियों के ऑनशोर करने के इच्छुक निवेशकों हेतु कर ढांचे को सरल बनाने ऑफशोर निधि के लिए कर निवास जोखिम को दूर करने की सिफारिश की गई थी, क्योंकि वे प्रबंधक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकृत होते हैं और इसके विनियमों का अनुपालन करते हैं। उपक्षेत्रवार निष्पादन और अभिनव नीतियाँ वर्ष 2019-20 के दौरान पर्यटन, बंदरगाह आदि जैसे क्षेत्रों सहित सेवा क्षेत्र के अधिकांश उपक्षेत्रों की समृद्धि में गिरावट देखी गई है। पर्यटक क्षेत्र भारत में वर्ष 2015 से 2017 तक विदेशी पर्यटकों के आगमन में उच्च वृद्धि के कारण पर्यटन क्षेत्रों में बेहतर निष्पादन देखा गया है। हालांकि इसके पश्चात विदेशी पर्यटकों के आगमन की वृद्धि दर वर्ष में कमी हुई है। अब जानते हैं मंद वैश्विक समृद्धि। वैश्विक स्तर पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दर वर्ष 2017 के 7.1% से घटकर वर्ष 2018 में 5.4% हो गई। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत की हिस्सेदारी भारत वर्ष 2018 में ITAS, जिसे ITAS को हम बोलते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल के मामले में विश्व में 22वें स्थान पर था, जो वर्ष 2017 के 26वें स्थान से सुधार को प्रदर्शित करता है। भारत विश्व स्तर पर कुल ITAS के 1.24% के लिए उत्तरदायी है और एशिया एवं प्रशांत के ITAS में इसका योगदान 5% है। पर्यटकों की देशों के संदर्भ में संरचना भारत आने वाले शीर्ष 10 देशों बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, कनाडा, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, चीन, जर्मनी और रूस के आने वाले विदेशी पर्यटकों का भारत में आने वाले कुल विदेशी पर्यटक आगमन में 65% की हिस्सेदारी थी। इनमें से अधिकांश पर्यटक 62.4% छुट्टियां व्यतीत करने, अवकाश और मनोरंजन के लिए भारत आए थे। पसंदीदा गंतव्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं: तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान हैं, जिनका हिस्सा कुल विदेशी पर्यटक में लगभग 77% रहा है। तो विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने हेतु ई वीज़ा योजना है। तो ई वीज़ा योजना अब 28 निर्दिष्ट
विमानपत्तनों और 5 निर्दिष्ट बंदरगाहों के माध्यम से वैध वैध प्रवेश की सुविधा के साथ 169 देशों के लिए 169 देशों के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ई वीज़ा से भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2015 में 4.45 लाख से बढ़कर वर्ष 2018 में 23.69 लाख हो गई है। तो माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रक्रिया प्रबंधन सेवाएं जानते हैं। तो यह क्षेत्र रोजगार वृद्धि और मूल्यवर्धन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह आईटी सेवा, व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन, बीपीएम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पाद और इंजीनियरिंग सेवा क्षेत्र का गठन करता है। आईटी सेवा का प्रभुत्व 2018-19 में आईटी बीपीएम क्षेत्र में आईटी सेवाओं का अंश 51% था। आईटी सेवाओं में से डिजिटल राजस्व में वृद्धि वर्ष पर वर्ष 30% से अधिक रही है। निर्यात संचालित आईटी बीपीएम उद्योग हार्डवेयर को छोड़कर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 83% निर्यात संचालित है। राजस्व वृद्धि में कमी आईटी बीपीएम क्षेत्र हार्डवेयर को छोड़कर की राजस्थान वृद्धि 2017-18 के 8.2% से घट 2018-19 के दौरान 6.8% हो गई। आईटी बीपीएम निर्यात संरचना 2018-19 में यूएसए का अंश निर्यात में काफ़ी अधिक था, जो कि कुल आईटी बीपीएम निर्यात हार्डवेयर को छोड़कर का 62% था। इसके बाद कुल निर्यात का 70% अंश यूके का था। क्षेत्र में नीतिगत पहल आईटी बीपीएम क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कई नीतिगत पहलें की गई हैं, जिसमें स्टार्टअप इंडिया, नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी और एंजल टैक्स से संबंधित मुद्दों को समाप्त करना शामिल है। बंदरगाह और नौ परिवहन सेवाएं भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और लगभग 2000 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। 2013-14 और 2016-17 के बीच कुल बंदरगाह यातायात में वृद्धि देखी गई थी, लेकिन 2017-18 के बाद से गिरावट हो गई है। बंदरगाह क्षमता भारतीय बंदरगाहों की कुल कार्गो मालवाहन क्षमता वित्त वर्ष 2018 के अंत में 1452 मिलियन टन प्रति वर्ष एमटीपीए थी। वैश्विक नौवहन में हिस्सा जनवरी 2019 तक भारत का वैश्विक नौवहन में भागीदारी 0.9% था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दीनदयाल कांडला और जेएनपीटी जैसे बंदरगाहों पर सर्वाधिक कार्गो क्षमता विद्यमान थी। टर्न अराउंड टाइम को कम करना जहाज़ों का टर्न अराउंड टाइम, जो कि नौ परिवहन क्षेत्र की कुशलता का एक प्रमुख संकेत है, जो 2010-11 और 2018-19 के बीच आधा होकर 2.48 दिन रह गया है। लेकिन इसमें सुधार की संभावना है, क्योंकि विश्व स्तर पर मीडियन टर्न अराउंड टाइम 0.97 दिन है। अंतरिक्ष क्षेत्र भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में धीमी शुरुआत के बाद से चरघातांकी रूप वृद्धि हुई है। इसमें प्रक्षेपण यान विकास, उपग्रह प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, नेविगेशन आदि शामिल है।
अब जानते हैं वैश्विक अभिकर्ताओं की तुलना में निम्न व्यय। तो भारत द्वारा वर्ष 2018 में अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर व्यय किए गए हैं। तथापि यह व्यय अभी भी यूएसए और चीन जैसी प्रमुख अभिकर्ताओं की तुलना में अत्यंत कम है, जो भारत की तुलना में क्रमशः 13 गुना और 7 गुना से अधिक व्यय करते हैं। उच्च सफलता दर। तो भारत ने हाल के वर्षों में वर्ष 2017 में एक असफलता को छोड़कर प्रति वर्ष लगभग 5-7 उपग्रहों को बिना किसी असफलता के साथ लॉन्च किया है। फोकस के प्रमुख क्षेत्र जानते हैं तो उपग्रह संचार, इनसेट, जीसैट सैटेलाइट सिस्टम की विशेषकर दूरसंचार, प्रसारण और उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड अवसंरचना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुनियादी आधार प्रदान करता है। भू अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन। अब अंतरिक्ष आधारित सुधार के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय संसाधनों की मैपिंग और अभिशासन निगरानी हेतु किया जाता है। उपग्रह की सहायता से पथ प्रदर्शन, सैटेलाइट एडेड नेविगेशन, इसमें गगन मतलब GAGAN और NAVIC दोनों शामिल है। GAGAN द्वारा नागर विमान के संबंध में सटीकता और समग्रता में सुधार के लिए क्षेत्र में GPS कवरेज को संवर्धित करने का प्रयास किया गया है, जबकि NAVIC एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है जिसकी स्थापना पोजीशनिंग, स्थिति, नेविगेशन और समय NPT के से संबंधित सेवाएं प्रदान करने हेतु की गई है। निजी निवेश को आकर्षित करना। उपग्रहों और प्रक्षेपण यान मिशन द्वारा अनुप्रयोग कार्यक्रमों की बढ़ती संख्या के आलोक में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की गई है, जैसे PSLV का उत्पादन, सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड असेंबली, सम्मिश्रण पदार्थों तथा प्रणोदकों का उत्पादन और वैमानिकी प्रणालियों के लिए परीक्षण और मूल्यांकन है। तो यह हमारा सेवा क्षेत्र को डिटेल में हमने समझ लिया। तो ये यहाँ पे समाप्त होता है।